हेलो गाइस, वेलकम टू आईएएस नाउ। इस वीडियो में हम 2016 के सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के प्रीलिम्स पेपर के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 50 तक एनालिसिस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना है। अ बिल पेंडिंग इन लोकसभा, कोई बिल पेंडिंग है लोकसभा में, वो उसके प्रोरोगेशन पे लैप्स हो जाता है। प्रोरोगेशन मतलब क्या होता है? जब हाउस का कोई सेशन टर्मिनेट होता है तो उसको प्रोरोगेशन कहते हैं। ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है, क्योंकि किसी हाउस के सेशन के टर्मिनेट हो जाने से, उसके प्रोरोगेशन हो जाने से जो पेंडिंग बिल है वो लैप्स नहीं होता है। दूसरा स्टेटमेंट, कोई बिल अगर राज्यसभा में पेंडिंग है बट लोकसभा से भी अभी पास नहीं हुआ, ठीक है, राज्यसभा में तो पेंडिंग चल ही रहा है और लोकसभा में भी पेंडिंग है, लोकसभा से भी पास नहीं हुआ, वो लोकसभा के डिसोल्यूशन पे लैप्स नहीं होता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये, वो लोकसभा के डिसोल्यूशन पे लैप्स नहीं होगा। लक्ष्मीकांत या कोई भी आप पॉलिटी की बुक पढ़ेंगे तो ऐसे आपको 4-5 रूल्स मिल जाएंगे बिल के लैप्स होने पे। उन कंडीशंस को याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 2 ओनली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द इंडिकेटर्स यूज्ड बाय IFPRI? अब ये IFPRI क्या है? इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, IFPRI इसकी फुल फॉर्म ये है, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट निकालता है। तो इसके जो इंडिकेटर्स है वो बताने हैं। अंडर नरिशमेंट, यस। चाइल्ड स्टंटिंग, यस। चाइल्ड मोर्टेलिटी, यस। चाइल्ड वेस्टिंग और चाइल्ड स्टंटिंग दो टर्म आपको पता होने चाहिए। चाइल्ड स्टंटिंग का मतलब होता है कि लो हाइट फॉर एज, मतलब एज के अकॉर्डिंग उतनी हाइट नहीं है बच्चों की। ठीक है, ये अंडर द एज ऑफ 5 देखा जाता है। तो कई बार क्या होता है, न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिल पाता ना, तो हाइट भी नहीं बढ़ पाती। तो जब लो हाइट रह जाती है एज के हिसाब से तो उसको बोलते हैं चाइल्ड स्टंटिंग। एक टर्म और होता है चाइल्ड वेस्टिंग। चाइल्ड वेस्टिंग का मतलब क्या होता है? चाइल्ड वेस्टिंग का मतलब होता है लो वेट फॉर देयर हाइट, मतलब जितनी हाइट है उस हिसाब से वेट नहीं है। कुछ लोग होते हैं ना बहुत पतले, इसको बोलते हैं चाइल्ड वेस्टिंग। हाँ, ये भी अंडर द एज ऑफ 5 में ही देखा जाता है। ठीक है, ठीक है। अंडर नरिशमेंट होता है कि अंडर नरिश्ड पीपल कितने हैं एज अ परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है। चाइल्ड मोर्टेलिटी होती है मोर्टेलिटी रेट ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5। ये तीनों यहाँ पे इंडिकेटर के तौर पर ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट में यूज में होते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिलीज की जाती है IFPRI के द्वारा। इट इज कैलकुलेटेड ईच ईयर, ये आपको याद रखना है। इट इज डिजाइंड टू ट्रैक हंगर ग्लोबली, ग्लोबली हंगर को ट्रैक करता है बाय कंट्री एंड बाय रीजन। ठीक है, इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है। इसका आंसर होगा C123। There has been a persistent deficit budget year after year. डेफिसिट बजट का मतलब है खर्चा ज्यादा है, कमाई कम है, एक्सपेंडिचर ज्यादा है और जो इनकम है वो कम हो रही है। तो इनमें से कौन सा एक्शन सरकार के द्वारा लिया जा सकता है डेफिसिट को रिड्यूस करने में? अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख रहे हैं तो आपको ये क्वेश्चन पढ़ के कुछ ऐसा लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन किया हुआ है। बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, क्वेश्चन हमने किया है और आगे भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो कौन से स्टेप्स लेने से डेफिसिट रिड्यूस होगा? पहला ऑप्शन है हमारे सामने, रिड्यूसिंग रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर रिड्यूस करने से, अब मैंने कल आपको दो एक्सपेंडिचर बताई थी, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है जैसे स्कूल्स हॉस्पिटल्स क्रिएट करना, जहां पे आपके असेट्स क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है जहां पे कोई असेट्स लाइबिलिटीज पे असर नहीं पड़ रहा, जैसे सैलरीज, पेंशंस, ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ये नॉन प्रोडक्टिव एरियाज में होता है वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, और जो प्रोडक्टिव एरियाज में होता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। तो जब आप नॉन प्रोडक्टिव एरियाज में अगर एक्सपेंडिचर कम करते हो तो डेफिसिट कम होगा ना, खर्चा जो है वो कम होगा। तो
इसका आंसर होगा पहला ऑप्शन सही है। इंट्रोड्यूसिंग न्यू वेलफेयर स्कीम, अब नई स्कीम्स निकालोगे तो खर्चा बढ़ जाएगा, तो डेफिसिट तो कम होगा ही नहीं, और अपने को डेफिसिट तो कम करना है। सेकंड ऑप्शन गलत। रैशनलाइजिंग सब्सिडीज, इसका मतलब है सब्सिडीज उस जगह देना जहां पे वास्तव में जरूरत है, ऐसे नहीं अंधाधुंध बांट रहे हैं, तो ये आपका सही है। रैशनलाइजिंग सब्सिडीज सही ऑप्शन है, क्योंकि अगर आप सब्सिडीज सोच समझ के दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं खर्चा आपका कम होगा। रिड्यूसिंग इंपोर्ट ड्यूटी, अब इंपोर्ट ड्यूटी तो एक बहुत बड़ा सोर्स है ना गवर्नमेंट के टैक्स कलेक्शन का, और सरकार को इनकम बढ़ानी है डेफिसिट कम करने के लिए अपनी, क्योंकि इनकम कम है ना अभी खर्चे से। तो इंपोर्ट ड्यूटी अगर हम कम कर देंगे तो कमाई भी कम हो जाएगी सरकार की, तो डेफिसिट तो और बढ़ जाएगा ना। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 1 and 3 ओनली। ऐसे क्वेश्चंस जनरली आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस मिल जाएंगे हर पेपर में, हर साल आपको देखने को मिलेंगे, ये आपको प्रैक्टिस से ही आएंगे समझ में, ठीक है। या तो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आपको बहुत अच्छे से होनी चाहिए, और वो पीवाईक्यू के थ्रू आराम से हो जाएंगे। तो जितनी भी वीडियोस हैं आप सारी फॉलो करिए। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पेमेंट बैंक्स इज बीइंग अलाउड इन इंडिया, पेमेंट बैंक की बात हो रही है इसमें। पेमेंट बैंक के बारे में आपको पता होगा, बहुत सारे सेटअप हो रहे हैं अभी, जैसे एयरटेल एक पेमेंट बैंक सेटअप कर चुका है। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? मोबाइल टेलीफोन कंपनी और सुपरमार्केट चेन्स जो कि ऑन और कंट्रोल किए जाते हैं रेसिडेंट के द्वारा, भारतीय जो रेसिडेंट है, इंडियन रेसिडेंट्स के द्वारा, वो पेमेंट बैंक के प्रमोटर बन सकते हैं। पेमेंट बैंक के प्रमोटर मतलब जो पैसा वैसा देते हैं थोड़ा, उनके जो मेन बैकग्राउंड में जो खड़े रहते हैं किसी कंपनी के पीछे उसको प्रमोट करने के लिए, ठीक है, करता धरता जो भी है, पेमेंट बैंक के जो प्रमोटर होता है वो ये हो सकते हैं। सेकंड स्टेटमेंट है कि पेमेंट बैंक क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों इशू कर सकता है। यहाँ पे थोड़ा सोचने वाली बात है। पेमेंट बैंक, आपको ये ध्यान रखना है कि क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकता, एटीएम या फिर डेबिट कार्ड इशू कर सकता है, क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकता है, और ना ही ये लोन दे सकता है, ठीक है। तो जब इतना अगर आपको पता है कि ये लोन नहीं दे सकता तो क्रेडिट कार्ड भी नहीं दे सकता, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाता है। पेमेंट बैंक्स कैन नॉट अंडरटेक लैंडिंग एक्टिविटीज, ऑफ कोर्स। अगर इन दोनों स्टेटमेंट को भी आप देखो तो पेमेंट बैंक लैंडिंग एक्टिविटी नहीं दे सकता, लैंडिंग एक्टिविटी नहीं कर सकता, और क्रेडिट कार्ड इशू कर सकता है स्टेटमेंट में, ये बोल रहा है, तो दोनों तो मैच ही नहीं हो रहे, ठीक है। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो 1 2 3 ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, 2 और 3 साथ में कैसे आ जाएंगे? एक स्टेटमेंट में बोल रहा है कि लैंडिंग एक्टिविटी नहीं ले सकता, और एक में बोल रहा है क्रेडिट कार्ड इशू कर सकता है, तो क्रेडिट कार्ड के थ्रू तो लैंडिंग होती ही है ना, तो दूसरा तीसरा तो कभी साथ आ ही नहीं सकते। जब दूसरा तीसरा साथ नहीं आ रहे, और एक क्लैरिटी आपको दिमाग में है कि पेमेंट बैंक जो है लैंडिंग एक्टिविटीज नहीं कर रहा है और क्रेडिट कार्ड भी इशू नहीं कर सकता है, तो इसका सीधा सीधा आंसर बन जाएगा आपका 1 and 3 ओनली, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट गलत है, सेकंड थर्ड साथ में आ नहीं सकते, तो सेकंड और थर्ड में से किसी एक को सही मानना पड़ेगा। गैस की तरफ अगर हम जाए तो, गैस हम करें तो इसमें हम अगर 1 and 3 ओनली सही मान के चलते हैं, लॉजिक के हिसाब से भी सही है, नॉलेज के हिसाब से भी 1 and 3 सही है, और गैस करके भी देखें तो 1 and 3 ओनली आपका ऑप्शन आ जाएगा। एक चीज ध्यान रखनी है आपको कि पेमेंट बैंक जो है वो लोन नहीं देते, क्रेडिट कार्ड नहीं देते, और पब्लिक सेक्टर जो एंटिटीज हैं वो पेमेंट बैंक सेटअप करने के लिए अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है। विद रेफरेंस टू लाईफाई, लाईफाई टेक्नोलॉजी की बात हो रही है यहाँ पे। रिसेंटली इन न्यूज़, जो कि काफ़ी न्यूज़ में रही है, लाइट फिडेलिटीज की फुल फॉर्म है लाइट फिडेलिटी। ये एक रिवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है, एक न्यू टेक्नोलॉजी है जो कि डेटा ट्रांसमिट करती है, हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिट करती है यूजिंग लाइट। सबसे बड़ा जो इसमें फैक्टर है, सबसे बड़ा जो इसमें फीचर है वो है लाइट का, लाइट का इस्तेमाल किया जाता है इसमें, आपको याद रखना है, ठीक है। तो इट यूजेस लाइट एज द मीडियम फॉर हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन, यस। इट इज अ वायरलेस टेक्नोलॉजी, वायरलेस टेक्नोलॉजी है, यस। इज सेवरल टाइम्स फास्टर देन वाईफाई, यस। इट इज अराउंड 100 times faster than the traditional Wi-Fi technology,
ट्रेडिशनल वाईफाई टेक्नोलॉजी इज बेस्ड ऑन ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो वेव्स, राइट? Wi-Fi is based upon transmission of radio waves, and Li-Fi is based upon the light technology. So ये एक्चुअली विजिबल लाइट कम्युनिकेशन यूज में लेता है, कभी कभी इंफ्रारेड और नियर अल्ट्रावायलेट भी यूज में लेता है। तो इससे काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा दूर तक जा सकती है और काफ़ी ज़्यादा फास्ट भी है ये। तो लाईफाई टेक्नोलॉजी रिवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए घर पे जाके, और आप घर पे अपने फ़ोन से ज़रूर इसके बारे में रिसर्च करके पढ़िएगा, लाइट फिडेलिटी लाईफाई टेक्नोलॉजी। द टर्म इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन इज समटाइम्स सीन इन न्यूज़ इज इन कंटेक्स्ट ऑफ। अब ये एनडीसी की बात हो रही है यहाँ पे। ये एनडीसी क्या है? एनडीसी अगर आपने ध्यान से कभी न्यूज़ में देखा होगा तो ये हर कंट्री के अपने एक गोल होते हैं क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए, जो वो यूएनएफसीसी के तहत रिलीज करता है। यूएनएफसीसी का मेंबर है, यूएनएफसीसी में पेरिस कॉन्फ्रेंस में जिसने पार्टिसिपेट किया था। तो एनडीसी जो है वो सारी कंट्रीज निकालती हैं, जितनी भी मेंबर कंट्रीज हैं। एनडीसी क्या होता है? एनडीसी देश के गोल होते हैं हर कंट्री के, जो क्लाइमेट चेंज से निपटने में मदद करते हैं। इतना क्लियर होना चाहिए। इंडिया के कौन कौन से एनडीसी है मैं समझाऊंगा, पहले क्वेश्चन करते हैं। तो क्या है ये? ऑप्शन नंबर ए, प्लेजेस मेड बाय यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन कंट्रीज। सबकी बात हो रही, इसमें यूरोपियन कंट्रीज की बात नहीं हो रही, इसमें जो भी मेंबर है ना यूएनएफसीसी में सब करते हैं, तो ये गलत है। प्लान ऑफ एक्शन आउटलाइंड बाय द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज, यस। कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय द मेंबर कंट्रीज इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। अब आपको इतना पता है ना कि एनडीसी क्लाइमेट चेंज से जुड़ा हुआ है, तो सी भी आप गलत कर सकते हो और डी भी आप आराम से क्रॉस कर सकते हो। बचा क्या? बी। ठीक है, तो इंडिया के एनडीसी याद रखने हैं आपको, और वैसे हाल ही में ये अपडेट भी हुए थे, तो ये ध्यान रखना। इंडिया का जो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है एनडीसी जो है वो है, एक तो जो हमारी एमिशन इंटेंसिटी है। एमिशन इंटेंसिटी मतलब जो हमारी कार्बन एमिशन इंटेंसिटी है, कार जितना हम एमिट कर रहे हैं वो जीडीपी का रिड्यूस करना है हमें 45% बाय 2030। मतलब टू रिड्यूस एमिशन इंटेंसिटी ऑफ द जीडीपी बाय 45%। 45% तक हमें एमिशन इंटेंसिटी रिड्यूस करनी है। ठीक है, दूसरा हमारा जो है वो है कि 2030 तक अराउंड 50% जो हमारा पावर का सोर्स है, इलेक्ट्रिक पावर का सोर्स है, वो नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी से आना चाहिए। इलेक्ट्रिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, इनसे आना चाहिए आपका। ठीक है, तो नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी रिसोर्सेज का इस्तेमाल होना चाहिए 2030 तक 50% इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करने में। तीसरा है 2030 तक हमको 2.5 से 3 बिलियन टन CO2 जो है, मतलब CO2 का जो कार्बन सिंक होता है ना, उतना क्रिएट करना है। कार्बन सिंक क्या होता है? सबसे बड़े कार्बन सिंक क्या होते हैं? फॉरेस्ट। मतलब फॉरेस्ट कार्बन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं ना, तो उतना ज्यादा फॉरेस्ट और ट्री कवर हमें 2030 तक क्रिएट कर रहा है कि करीब 2.5 से 3 बिलियन टन की CO2 का कार्बन सिंक हम क्रिएट कर सकें। ठीक है, तो याद हो गया आपको ये तीनों के तीनों एनडीसी, तो ये जरूरी है, इनको याद करके रट के चलना, बिल्कुल क्लेम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्पज ऑफ उदय? उदय के बारे में आपने पढ़ा होगा, उज्जवल डिस्कॉम अश्योरेंस योजना इसकी फुल फॉर्म है। तो क्या पर्पज है इसका? टेक्निकल और फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराना स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स को, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराना टू एवरी हाउस होल्ड इन द कंट्री बाय 2018, कोल बेस्ड पावर प्लांट्स को रिप्लेस करना विद नेचुरल गैस, न्यूक्लियर, सोलर, वाइंड एंड टाइडल पावर प्लांट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, या फिर जो हमारी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनका फाइनेंशियल टर्न अराउंड करना, यानी फाइनेंशियल रिफॉर्म्स लाना और उनका रिवाइवल करना। आंसर है डी। देखो, जो हमारी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है, जो पावर डिस्ट्रीब्यूट करती हैं डिस्कॉम्स को,
और डिस्कॉम्स फिर अपने को करते हैं डिस्ट्रीब्यूट घरों में बिजली की सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, एक्चुअली में कैश क्रंच है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लॉस हो रहा है। तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन जो कंपनीज है वो लॉस में चल रही हैं, और ऐसे ही डिस्कॉम भी लॉस में चल रही हैं। तो ओवरऑल एक परमानेंट सोल्यूशन निकाला जा रहा है, ठीक है। एक जो आपका पावर जनरेशन कंपनी होती है और एक डिस्कॉम होती है, ठीक है, जो डिस्ट्रीब्यूट करती है अपने तक इलेक्ट्रिसिटी अपन लोगों को, और जो डिस्कॉम होती है उनको पावर जनरेशन कंपनीज इलेक्ट्रिसिटी देती है, ठीक है। तो जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है, जो डिस्कॉम्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा अभी कैश क्रंच से जूझ रही है। तो उनका टर्न अराउंड करने के लिए, उनके रिवाइवल के लिए एक परमानेंट फाइनेंशियल स्कीम ये आई है, परमानेंट सोल्यूशन आया, ठीक है। तो का जो आंसर होगा वो होगा डी। विद रेफरेंस टू आईएफसी मसाला बॉन्ड समटाइम्स सीन इन न्यूज, जो काफी न्यूज में रहते हैं, तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है? यहाँ पे आईएफसी का मतलब क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये बॉन्ड्स को ऑफर करता है, मसाला बॉन्ड्स को, जो कि आर्म है वर्ल्ड बैंक की। यस, वर्ल्ड बैंक का एक आर्म है ये, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, और यही है जो इन बॉन्ड्स को ऑफर करता है। रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स हैं, जो कि एज अ सोर्स ऑफ डेट फाइनेंसिंग काम करते हैं पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के लिए। करेक्ट आंसर है इसका 1 और 2 दोनों, ठीक है। रुपी डिनोमिनेटेड है, रुपी डिनोमिनेटेड का मतलब है रुपी में इशू होते हैं ये, ठीक है, कि 1000 रुपये का बॉन्ड है, 2000 रुपये का बॉन्ड है, तो रुपी में इशू होते हैं ये, और इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन इसको इशू करता है। जब शुरू किए थे इशू करना तो 1600 करोड़ रुपए तक के इशू कर दिए थे। ऑफ शोर बॉन्ड्स हैं, आपको याद रखना है, मतलब भारत की धरती पे नहीं होते ये, विदेश में जाके इशू होते हैं, बट रुपी डिनोमिनेटेड है, रुपी में इशू होते हैं ये, ठीक है। तो याद रखना है आपको। रिगार्डिंग द टैक्सेशन सिस्टम ऑफ कृष्ण देव द रूलर ऑफ विजयनगर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। टैक्सेशन सिस्टम की बात हो रही है, तो टैक्स रेट जो है लैंड पे वो फिक्स किया जाता था डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ लैंड। लैंड की क्वालिटी कैसी है उसको देखकर फिर उस लैंड पर टैक्स लगाया जाता था, जो कि स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि बहुत सारी क्वालिटीज देखी जाती थी कि सोयल कौन सी है, इरिगेशन का मेथड कौन सा यूज में हो रहा है, ये सब चीजें देखकर ही आपका टैक्स रेट लगाई जाती थी। प्राइवेट जो ओनर्स होते थे वर्कशॉप्स के, वो इंडस्ट्रीज टैक्स पे करते थे। यस, बहुत सारे टैक्सेस होते थे, प्रोफेशनल टैक्सेस बहुत सारे इम्पोज होते थे, मतलब शू मेकर्स पे होते थे, म्यूजिशियंस तक पे टैक्सेस इम्पोज होते थे, ग्रेजिंग और हाउसिंग टैक्स होता था, कमर्शियल टैक्सेस होते थे, बहुत सारे कमर्शियल टैक्सेस होते थे आपके, और प्राइवेट जो ओनर्स होते थे वर्कशॉप्स के वो इंडस्ट्रीज टैक्स देते थे, ठीक है। यहाँ तक कि फार्म सर्वेंट्स, वर्कमैन, पोस्टर्स, शू मेकर, सब पे टैक्स लगता था। और लैंड एक्चुअली 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया था। वेट लैंड, ठीक है, ड्राई लैंड, ऑर्चार्ड्स और वुड्स, फिर टैक्स रेट लगाई जाती थी। तो एक बेहतरीन असेसमेंट सिस्टम था टैक्स का, जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। बोथ 1 और 2 इसका आंसर होगा। इनमें से कौन सी बुक है एंशिएंट इंडिया की जो लव स्टोरी बताती है शुंगा डायनेस्टी के जो फाउंडर थे उनके सन की? तो अगर आपने शुंगा डायनेस्टी के बारे में हल्का फुल्का भी पढ़ा हो, तो जैसे ए ऑप्शन है स्वप्न वसवदत्ता, ठीक है, ये नहीं है। मालविका अग्निमित्र, ये इसका करेक्ट आंसर है। मेघदूत और रत्नावली नहीं है। मेघदूत वैसे तो पोएम है, जिसने ही मालविका अग्निमित्र लिखी थी उसकी ही पोएम है ये, बट ये लव स्टोरी नहीं बताती है शुंगा डायनेस्टी के फाउंडर के सन की। रत्नावली भी लव स्टोरी को नहीं बता रही है। मालविका अग्निमित्र 2 शब्द से बना है, मालविका और अग्निमित्र। तो आपने पुष्यमित्र शुंगा का नाम तो सुना ही होगा। तो पुष्यमित्र का जो बेटा था अग्निमित्र, उसकी लव स्टोरी चल रही थी मालविका के साथ। तो वो कालिदास ने
उस पे बहुत ब्यूटीफुल प्ले लिखा था जिसको कहते हैं मालविकाग्निमित्रम। कालिदास ने लिखा था। कालिदास बहुत बहुत फेमस पर्सनैलिटी है फ्रॉम द व्यू ऑफ एंशिएंट इंडिया, और फिल्म्स के लिए तो आपको उनके बारे में पता ही होना चाहिए। और भी इन्होंने जो प्लेज लिखे हैं, तो एक तो मालविकाग्निमित्रम बहुत फेमस है, और दूसरा है अभिजान शकुंतलम। ठीक है, और एक है विक्रम उर्वशी। विक्रम उर्वशी, अभिजान शकुंतलम, मालविका अग्निमित्र। और पोएम्स भी हैं जैसे मेघदूत, ऋतु संभार, कुम्हार संभावम, रघुवंशा, है ना। पोएम्स इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट प्लेस जरूर याद रखिए आप इनके। इन कंटेक्स्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डू यू समटाइम्स फाइंड द टर्म्स अम्बेर बॉक्स, ब्लू बॉक्स, ग्रीन बॉक्स इन द न्यूज। फिर से मैं वही कह रहा हूँ, जिन्होंने मेरी वीडियोस जो कंटिन्यू फॉलो कर रहे हैं इस चैनल पे पीवाईक्यू की, उनको डेफिनेटली इसका आंसर समझ में आ गया होगा अब तक तो, क्योंकि इनके बारे में मैंने बता चुका हूँ। अम्बेर बॉक्स, ब्लू बॉक्स, ग्रीन बॉक्स, ये एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है। और एग्रीकल्चर जो आपका एग्रीमेंट ऑफ एग्रीकल्चर जो है, आपका एग्रीमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, वो डब्ल्यूटीओ से जुड़ा हुआ है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये क्या है बॉक्सेस? देखो पहले एक चीज समझो, डब्ल्यूटीओ नहीं चाहता है कि पूरी दुनिया में जो ट्रेड चल रहा है वो किसी तरीके से डिस्टोर्ट हो, मतलब ये बिल्कुल फ्री ट्रेड रहे। फॉर एग्जाम्पल, ये है कंट्री ए और ये है कंट्री बी। कंट्री ए और कंट्री के बीच में आराम से ट्रेड चल रहा है। ठीक है, ये इसको बहुत कुछ एक्सपोर्ट करता है, बी भी इसको बहुत कुछ एक्सपोर्ट करता है। अब ए जो है वो बी को कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भी एक्सपोर्ट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मान लो शुगर केन एक्सपोर्ट कर रहा है ए, बी को शुगर केन एक्सपोर्ट करता है। अब अगर ए अपने फार्मर्स को सब्सिडी देने लग जाएगा हाई लेवल की, तो जो फार्मर्स है ए के, वो सस्ते दामों में बी को बेचने लग जाएंगे। और बी में जो फार्मर्स हैं, फिर उनका माल नहीं बिक पाएगा, वो शुगर केन ढंग से नहीं बेच पाएंगे। और इससे क्या होगा कि ए जो है वो बी को भी बेचेगा और बाकी देशों को भी बेचने लग जाएगा, क्योंकि बाकी देश भी इसकी तरफ आएंगे, क्योंकि प्राइस अभी लो हो गई है। लो क्यों हो गई है? क्योंकि ए की जो सरकार है वो उसके फार्मर्स को सब्सिडी दे रही है। सब्सिडी दे रही है तो फार्मर्स अपने प्राइसेस को लो कर सकते हैं, क्योंकि उनको फिर भी प्रॉफिट होगा। तो कहीं ना कहीं ये फ्री ट्रेड सिस्टम नहीं है, क्योंकि इसमें इंटरफेरेंस किसका हो रहा है? गवर्नमेंट का। और जब तक मार्केट में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस है, वो फ्री मार्केट नहीं है। डब्ल्यूटीओ का एक प्रिंसिपल है कि फ्री मार्केट एस्टेब्लिश करना है। तो इसने ये तो नहीं बोला कभी कि सब्सिडी मत दो, बट 3 बॉक्सेस बना के ये बता दिए कि सब्सिडी आप किस किस में और कहां कहां दे सकते हो। सबसे पहले बात कर लेते हैं अम्बेर बॉक्स की। जो अम्बेर बॉक्स है वो उन सब्सिडी की लिस्ट रखता है जो सब्सिडीज बिल्कुल ट्रेड को डिस्टोर्ट करती है, मतलब अलाउ नहीं है, ये आप दे ही नहीं सकते। मतलब कैश या फिर डायरेक्ट इतना, मतलब आप एक लिमिट होती है इसमें कि इतने परसेंट से ज्यादा आप सब्सिडी नहीं दे सकते टोटल प्रोडक्शन का। ब्लू बॉक्स में सब्सिडी आती है जो होती तो ट्रेड डिस्टोर्टिंग है, बट थोड़ी थोड़ी अलाउ होती है ना, थोड़ी थोड़ी लिमिट्स उन पे होती है, कोटाज होते हैं। ग्रीन बॉक्स में वो सब्सिडी आती हैं जो नॉन डिस्टोर्टिंग नहीं होती, जो अलाउड होती है, कंप्लीटली आप दे सकते हो, जो फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए जरूरी भी है। जैसे मान लो फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए थोड़ा सा जैसे हमारे फर्टिलाइजर है, हम भारत में जैसे यूरिया दे देते हैं अपने को, है ना, किसानों को सस्ते दामों पे, तो डायरेक्ट इनकम जो सब सपोर्ट होता है वो भी आपके ग्रीन बॉक्स सब्सिडी में आता है, डायरेक्ट इनकम सपोर्ट। तो ये अलाउ है, इससे आप डायरेक्टली ट्रेड स्टॉक नहीं कर रहे हो, सरकार इतना तो करेगी देश के किसानों के लिए। तो ये चीज है, ये डब्ल्यूटीओ के तीनों बॉक्स के सिस्टम है जो आपको पता होने चाहिए और काफी इंपॉर्टेंट है ये। Which of the following is are included in the capital budget of the government of India? कैपिटल जो बजट है, पहले इसको समझते हैं एक बार अच्छे से। उसमें होती है एक तो कैपिटल रिसीट्स, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो कैपिटल रिसीट्स होती हैं उनमें सरकार के पास पैसा आ रहा है, ठीक है, और वो पैसा आ रहा है लोन की फॉर्म में, बोरोइंग्स की फॉर्म में। जो बोरिंग हो रही है बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द रिजर्व बैंक, या कोई बिल विल या फिर कोई बॉन्ड सेल करके, है ना, तो जो भी लोन ले रही है सरकार, पैसा उठा रही है, वो कैपिटल रिसीट के अंदर आता है।
और जो पैसा जा रहा है, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट्स या इन्वेस्टमेंट हो रहा है लोन, शेयर्स या एडवांसेस के फॉर्म में गवर्नमेंट के द्वारा, किसी भी गवर्नमेंट को या कॉर्पोरेशन को या कंपनी को दिया जा रहा है सरकार के द्वारा, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है। इतना क्लियर है? अगर इतना क्लियर है ना, तो ये क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे। तो कौन सा कैपिटल बजट के अंदर था? कैपिटल बजट पूछ रहा है, यानी वो रेवेन्यू में भी आ सकता है, एक्सपेंडिचर में भी आ सकता है। पहला ऑप्शन एक्सपेंडिचर जो हो रहा है रोड्स, बिल्डिंग और मशीनरी पे, यस, ये रोड्स, बिल्डिंग, मशीनरी क्या है? कैपिटल एसेट्स है ना, तो इन पे जो एक्सपेंडिचर हो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, वो कैपिटल बजट के अंदर आ रहा है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही है। सेकेंड ऑप्शन है लोन रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट, यस, कैपिटल रिसीट के अंदर आता है, मैंने अभी भी कहा लोन रिसीव कर रहे हैं, तो लोन एडवांसेस ग्रांटेड टू स्टेट्स, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, ये कैपिटल रिसीट हो गया, क्योंकि इसमें पैसा आ रहा है, इसमें पैसा जा रहा है, बट है तो ये कैपिटल बजट के अंदर ही। चाहे लोन लो चाहे लोन दो, आएगा कैपिटल बजट के अंदर। तो इसमें जो तीनों के तीनों स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है। इसका जो आंसर होगा वो होगा 1, 2 एंड 3 ओनली। क्या इंपॉर्टेंस है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन की, यूएनसीसीडी की क्या इंपॉर्टेंस है, वो पूछ रहा है यहाँ पे। इट एम्स टू प्रमोट इफेक्टिव एक्शन थ्रू इनोवेटिव नेशनल प्रोग्राम्स और सपोर्टिव इंटरनेशनल पार्टनरशिप, यस, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और काफी जनरल स्टेटमेंट है। एक मतलब ऐसा लग नहीं रहा कि कुछ मेजर चेंजेस किए होंगे क्वेश्चन बनाने वाले में, इसमें कुछ हेरा फेरी की होगी। कई बार लगता है ना कोई स्टेटमेंट पढ़ के कि हाँ यार जनरल है, ये तो सही हो सकता है। सेकंड स्टेटमेंट, इसका स्पेशल पार्टिकुलर फोकस है साउथ एशिया और नॉर्थ अफ्रीका रीजन पे नहीं। अगर आप यूएनसीसीडी के बारे में पढ़ रहे हैं कुछ सालों से, आप रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो देखते ही आप समझ जाएंगे कि ये स्टेटमेंट अपने आप में गलत है, क्योंकि स्पेशल फोकस नहीं है ऐसा कुछ इसका। इट इज कमिटेड टू बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप्रोच का मतलब है नीचे से मतलब नीचे जो ग्राउंड लेवल पे जो कम्युनिटी है आपकी, उसको एम्पावर कर रहे हैं काम करने के लिए, डेजर्टिफिकेशन से लड़ने के लिए। डेजर्टिफिकेशन आप सबको पता है ना, आप सबको, जब डेजर्ट एरियाज बढ़ते चले जा रहे हैं, ठीक है, सूखा पड़ता जा रहा है, लैंड डिग्रेडेशन जो हो रहा है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 1 एंड 3 ओनली। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेंसीज has been proposed to added to the basket of IMF's SDR। IMF मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, SDR मतलब स्पेशल ड्राइंग राइट्स। और ये क्या होते हैं? देखो IMF में अगर आप पैसा कंट्रीब्यूट कर रहे हो तो वो पैसा SDR की फॉर्म में है, और वो पैसा फॉरेन रिजर्व में भी रख सकते हो अपने, जैसे भारत के जो फॉरेक्स रिजर्व है ना, उसमें SDR है भारत के जो सबमिट किए गए IMF में। स्पेशल ड्राइंग राइट्स, ये बास्केट है वर्ल्ड की 5 लीडिंग करेंसीज का, मतलब इसमें एक्चुअली में एचडीआर की जो वैल्यू आती है वो निकल के आती है यूएस डॉलर। एक तो आपका यूएसडी हो गया, ठीक है, दूसरा हो गया यूरो, तीसरा हो गया युआन, येन और यूके पाउंड। ये पांचों कंट्रीज के पांचों करेंसीज से मिलके बनती है एचडीआर। हालांकि इसको एक्सप्रेस डॉलर में किया जाता है, यूएसडी में, ध्यान रखना, इसको एक्सप्रेस आपके यूएसडी में किया जाता है, ध्यान रखना है आपको। लेकिन इन पांचों करेंसीज की वैल्यू से बनता है ये, बट एक्सप्रेस इसको यूएस डॉलर में किया जाता है कि इतने डॉलर के यूएसडी है हमारे पास। अब इसमें कौन सी करेंसी को ऐड करने का प्रपोजल आया था, वो है रेमनिंबी। आप मुझे ये बताओ कमेंट बॉक्स में कि रेमनिंबी कौन सी कंट्री की करेंसी है, ठीक है, देख के बताना, जरूर कमेंट करना। इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, रेमनिंबी। आईएमएफ का हेडक्वार्टर मैं बता चुका हूं आपको, वॉशिंगटन डीसी। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दोनों 1946 में ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस से आए थे, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, ठीक है। आईएमएफ में चलता है आपके कोटा सिस्टम, कौन कितना कंट्रीब्यूट कर रखा है, तो कोटा के मामले में इंडिया 7वें नंबर पे है अभी, और टॉप पे है यूएसए। इसलिए बोलते हैं कि वर्ल्ड बैंक आईएमएफ को यूएसए डोमिनेट करके रखता है, क्योंकि पैसा भी सबसे ज्यादा यूएसए जमा करके रखता है, ठीक है। विद रेफरेंस टू द इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमिटी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंटरनेशनल मॉनेटरी और फाइनेंशियल कमिटी की यहाँ पे बात हो रही है, स्टेटमेंट पढ़ते हैं। आईएमएफसी डिस्कसेस मैटर्स ऑफ कंसर्न अफेक्टिंग द ग्लोबल इकोनॉमी। ये उन मैटर पे बात करता है जो ग्लोबल इकोनॉमी को अफेक्ट कर रहे हैं,
और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को एडवाइस करता है, बिल्कुल इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का एडवाइजर है ये। वर्ल्ड बैंक पार्टिसिपेट करता है आईएमएफसी की मीटिंग पे एज एन ऑब्जर्वर, यस दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। आईएमएफसी के बारे में याद रखिए, आईएमएफ को करता है रिपोर्ट, आईएमएफ को करता है एडवाइस कि कैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल सिस्टम को मैनेज किया जा सके, सुपरवाइज किया जा सके। और वर्ल्ड बैंक पार्टिसिपेट करता है एज एन ऑब्जर्वर, ठीक है, हालांकि इसकी कोई डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है इतनी, बट ये एडवाइस करता है, एडवाइजरी बॉडी है, ये ध्यान रखना है आपको, बोथ 1 and 2। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय गरिमा अभियान की बात हो रही है, अगर आपने इसके बारे में सुना होगा तो। कैंपेन क्यों लॉन्च किया गया है? रिहेबिलिटेट करने के लिए होमलेस और डेस्टिट्यूट पर्सन्स को और उनको सुटेबल सोर्स ऑफ लाइवलीहुड प्रोवाइड करने के लिए नहीं। सेक्स वर्कर्स को रिलीज करने के लिए उनकी प्रैक्टिस से और उनको अल्टरनेट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड प्रोवाइड कराने के लिए नहीं। वैसे ऑप्शंस बहुत ही सोच समझ के चूज किए गए, क्योंकि राष्ट्रीय गरिमा अभियान अगर आपने इसके बारे में नहीं पढ़ा तो आप बहुत कंफ्यूजन होने वाले हैं इन ऑप्शंस में। तो एग्जैक्टली मैंने आपको पिछली वीडियो में यही बोला था, कोई भी स्कीम हो ऑब्जेक्टिव जरूर पढ़ लेना, चाहे छोटी से छोटी हो, कोई भी कैंपेन, कोई भी स्कीम, कोई भी इनिशिएटिव हो, क्या ऑब्जेक्टिव है। इरिडिकेट करना, जो मैनुअल स्कैवेंजिंग होती है उसकी प्रैक्टिस को, मैनुअल स्कैवेंजिंग होती है जो आपके मैनुअली जो कचरा और सीवेज साफ किया जाता है तो उसको मैनुअल स्कैवेंजिंग बोलते हैं। उसकी प्रैक्टिस को खत्म करना और मैनुअल स्कैवेंजर्स को, मैनुअल जो स्कैवेंजिंग करते हैं उनको रिहेबिलिटेट करना। बॉन्डेड लेबर्स को रिलीज करना, उनके बॉन्डेज से उनको रिहेबिलिटेट करना। जो इसका आंसर होगा वो होगा सी, मैनुअल स्कैवेंजिंग से रिलेटेड ये है, ठीक है, राष्ट्रीय गरिमा अभियान। विद रेफरेंस टू कल्चरल हिस्ट्री ऑफ मिडिवल इंडिया, कल्चरल हिस्ट्री ऑफ मिडिवल इंडिया की बात हो रही है। सिद्धा जो तमिल रीजन में थे वो मोनेस्टिक थे और कंडेम्ड आइडोलेट्री। मोनेस्टिक का मतलब एक ही भगवान में विश्वास रखते थे और आइडोलेट्री का मतलब है मूर्ति पूजा। तो मूर्ति पूजा को कंडेम करते थे, यानी मूर्ति पूजा को क्रिटिसाइज करते थे, कि मानते थे कि एक ही भगवान है और उस वो किसी फॉर्म में नहीं है, वो कोई शेप में नहीं है, उसका कोई अपीयरेंस नहीं है, इसलिए पहला स्टेटमेंट सही है। लिंगायत जो होते हैं कर्नाटका के, वो क्वेश्चन करते थे थ्योरी ऑफ रिबर्थ। थ्योरी ऑफ रिबर्थ पता है ना हिंदुइज्म में, कि इंसान मर जाता है, शरीर मर जाता है, आत्मा वापस आती है, ठीक है, दूसरे शरीर में। वो उस थ्योरी को ये रिजेक्ट करते थे और कास्ट हायरार्की को भी रिजेक्ट करते थे। बिल्कुल लिंगायत के बारे में जरूर पढ़िएगा कर्नाटका में। इसका जो आंसर होगा वो होगा बोथ 1 and 2 ओनली। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द इम्पोर्ट कवर समटाइम्स मेंशन्ड इन न्यूज। इम्पोर्ट कवर का क्या मतलब है? अब एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं, यहाँ पे कितनी भी कोचिंग्स की आप मैगजीन पढ़ लो, ऐसे क्वेश्चन अगर तभी हो पाएंगे या तो आपको बेसिक नॉलेज अच्छी हो आपकी स्कूल से, या फिर आप न्यूज़पेपर फॉलो करते हो। ये इंपोर्ट कवर का मतलब आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ने से समझ में आएगा कि इंपोर्ट कवर, क्योंकि कोई मैगजीन में नहीं लिखा होता ये, तो जब तक आप न्यूज़पेपर फॉलो नहीं कर रहे हो तब तक आपको नहीं समझ आएगा। तो इंपोर्ट कवर का मतलब होता है कि कितना हमारे पास रिजर्व बचा है, उससे हम कितने महीने के इंपोर्ट को कवर कर सकते हैं। मतलब कितने मंथ हमारे पास बचे हैं, बचे कुचे इंटरनेशनल रिजर्व से पैसा देने के लिए, उससे हम अपना इंपोर्ट पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो इट इज द नंबर ऑफ मंथ्स ऑफ इंपोर्ट्स दैट कुड बी पेड बाय अ कंट्रीज इंटरनेशनल रिजर्व्स, ठीक है, पता होना चाहिए आपको, ये बेसिक चीज एकदम। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, पेयर्स यहाँ पे है, कम्युनिटी मेंशन्ड है, बताना है कौन से रीजन से बिलोंग करती है, किसके संदर्भ में ये बात होती है। कुर्द, कुर्द बांग्लादेश ना, कुर्द आपके बिलोंग करते हैं टर्की, इराक, ठीक है, सीरिया और ईरान, इनके बॉर्डर्स में यहाँ पे माउंटेन जो रीजन होते हैं वहाँ पे रहते हैं ये कुर्द, बांग्लादेश में नहीं रहते, पहला गलत। मधेशी नेपाल यस, रोहिंग्या म्यांमार यस, ये तो रोहिंग्या का तो आपको पता होना ही चाहिए। मधेशी रोहिंग्या यहाँ पे सही है, 2 and 3 ऑप्शन बिल्कुल सही। कुर्द ध्यान रखना 4th लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप बनाते हैं मिडिल ईस्ट में, 4th लार्जेस्ट। विद रेफरेंस टू ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओपीसीडब्ल्यू की बात हो रही है, ये ऑर्गेनाइजेशन है यूरोपियन यूनियन का, जो नाटो और डब्ल्यूएचओ के साथ मिलकर काम करता है।
नाटो का मतलब है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूएचओ का मतलब है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो पहली बात तो ये यूरोपियन यूनियन का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ठीक है, ये अपने आप में एक इंटर गवर्नमेंटल इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। पहला स्टेटमेंट गलत है। केमिकल इंडस्ट्री को मॉनिटर करता है, पहले तो नाम देखो, ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वीपन, तो सेकंड स्टेटमेंट सही होगा। केमिकल इंडस्ट्री को मॉनिटर करता है, न्यू वीपन्स को इमर्ज होने से बचाता है, यस, असिस्टेंस प्रोटेक्शन देता है स्टेट्स को यानी कि मेंबर कंट्रीज को केमिकल वीपन थ्रेट से, यस। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 2 and 3 ओनली। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस स्कीम में फार्मर्स को यूनिफॉर्म प्रीमियम मिलेगा किसी भी क्रॉप पे, हर क्रॉप पे 2% का, किसी भी सीजन में उगा रहे हो वो, गलत। प्रीमियम जो मिलता है, प्रीमियम पे छूट का मतलब है यहाँ पे कि जो लोन लेते हैं फार्मर्स उन पर उसको कुछ छूट मिलेगी। वो छूट जो होगी वो 2% की होगी, बट वो हर क्रॉप के लिए नहीं होगी। जो 2% की जो छूट है वो खरीफ क्रॉप्स के लिए है, ठीक है, और 1.5% की जो छूट है वो रबी क्रॉप्स के लिए है, और 5% की जो छूट है वो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए है, ठीक है, ये याद रखना है आपको। 2% ही नहीं है सबके लिए, पहला स्टेटमेंट गलत। द स्कीम कवर्स पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस मतलब हार्वेस्ट होगी, फसल कट गई, अब इसके बाद अगर कुछ साइक्लोन या अनसीजनल रेन्स आते हैं तो उसके उसमें जो लॉस होगा वो भी कवर करता है, बिल्कुल 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 कवर करता है। 2 ओनली इसका आंसर होगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ इंडिया आर यू मोस्ट लाइकली टू कम अक्रॉस द ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल? कहाँ मिलेगा आपको? नॉर्थ वेस्ट इंडिया के सैंड डेजर्ट्स में, हिमालयाज में, जम्मू कश्मीर के हिमालयाज में, या गुजरात के सोल्ट मार्शेज में, या वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट में। इन ग्रेट इंडियन नॉर्थ विल आपको वेस्टर्न घाट्स में मिल जाएगा, काफ़ी फेमस है। बर्ड्स होती हैं, बहुत प्यारी बर्ड्स होती हैं ये, और वेस्टर्न घाट्स में इनका नेचुरल हैबिटेट होता है। ऐसे तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी आपको मिल जाएगी। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में नागालैंड में तो हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है, नागालैंड में, ठीक है। और IUCN स्टेटस इसका क्या है? वल्नरेबल, वल्नरेबल है 2018 से, याद रखना है आपको। ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द की फीचर्स ऑफ नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी? इसके की फीचर बताने हैं। रिवर बेसिन इज द यूनिट ऑफ प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, यस, मतलब जो भी प्लानिंग एंड मैनेजमेंट हो रही है वो रिवर बेसिन को कंसिडर करते हुए हो रही है, उस लेवल पे हो रही है, यस। और इट सुपरहेड्स द रिवर कंजर्वेशन एफर्ट्स एट नेशनल लेवल। हाँ, नेशनल लेवल पे जितने भी एफर्ट्स आपके चल रहे हैं अभी रिवर कंजर्वेशन एफर्ट्स के, उनकी सबकी जगह ये ले लेगा। इंप्लीमेंटेशन हालांकि स्टेट एजेंसी करेगी, ठीक है। जो भी स्टेट से गंगा फ्लो होती है उन स्टेट्स के जो चीफ मिनिस्टर है वो रोटेशन बेसिस पे इसके चेयरमैन बनेंगे ना, इसके चेयरमैन होते हैं PM, भारत के PM, ठीक है। 1 and 2 ओनली इसका सही आंसर है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्यों नीम कोटेड यूरिया का प्रमोट कर रही है? नीम कोटेड जो यूरिया है उसका प्रमोट क्यों कर रही है सरकार? देखो, नीम कोटिंग जो है वो सोइल में जब यूज में होती है तो यूरिया की डिसोल्यूशन जो रेट होती है उसको कम कर देती है। इससे क्या होता है, सोइल की फर्टिलिटी बढ़ती है और ग्रोथ ईल्ड काफी ज्यादा होती है। तो नीम कोटिंग जो है वो कहीं ना कहीं हेल्प करती है प्रोडक्शन बढ़ाने में, इसलिए नीम कोटेड यूरिया का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा नीम कोटिंग स्लोज डाउन द रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ यूरिया इन द सोइल। कुछ स्टेटमेंट से बताने सही गलत। चीफ सेक्रेटरी स्टेट में जो होता है उसको अपॉइंट किया जाता है गवर्नर के द्वारा, नहीं, उसको अपॉइंट करता है CM। चीफ सेक्रेटरी का फिक्स टेन्योर है? नहीं, कोई फिक्स टेन्योर नहीं है, CM ने अपॉइंट किया, CM की मर्जी से हट जाएगा, कोई फिक्स टेन्योर नहीं है इसका, ठीक है। हालांकि चीफ सेक्रेटरी किसी भी स्टेट का सबसे टॉप मोस्ट IAS ऑफिसर होता है और कैबिनेट सेक्रेटरी सेंट्रल लेवल पे होता है।
इसका जो आंसर होगा वो होगा नाइदर वन नॉट टू। स्टैंड अप इंडिया स्कीम की बात हो रही है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? इसका पर्पज है एसटी एससी कम्युनिटी और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स में एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना। यस। सिडबी के थ्रू रिफाइनेंस देना। यस, रिफाइनेंस मतलब सिडबी देता है लोन और पैसा बैंक को, कमर्शियल बैंक को। बैंक ये देते हैं आपके जो पब्लिक होती है उसको। तो ये क्या हो रही है? रिफाइनेंसिंग। ठीक है, एससीडबी बैंक को क्या कर रहा है? रिफाइनेंस कर रहा है। डायरेक्टली पैसा पब्लिक को नहीं दे रहा, पहले बैंक को दे रहा है, फिर बैंक इसको दे रहा है। तो सीडबी के थ्रू रिफाइनेंस होता है। यस, बोथ 1 और 2 आंसर बिल्कुल सही है। 10 लाख से 100 लाख तक का अमाउंट यहाँ पे दिया जाता है एंटरप्रेन्योर्स को। ठीक है, याद रखना है आपको, सीडबी के थ्रू 10,000 करोड़ रुपए तक का रिफाइनेंस किया गया था इस स्कीम के अंदर। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट्स द स्टेटस ऑफ ग्लोबली इंपोर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम। इस पे क्वेश्चन आ चुका है कई बार। तो ये स्टेटस दिया जाता है कुछ जगहों को जो काफ़ी ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सिस्टम होते हैं ना, जहाँ पे बहुत पुरानी तरीके से खेती हो रही है, बहुत पुराने जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सिस्टम है उनको ये दिया जाता है स्टेटस। तो उसका गोल क्या है? मॉडर्न टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करना, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में, फाइनेंशियल सपोर्ट देना लोकल कम्युनिटीज़ को। तो देखो, एक चीज़ तो यहाँ पे आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि फाइनेंशियल सपोर्ट किसी तरह का यहाँ पे नहीं दिया जाता। फाइनेंशियल सपोर्ट, हाँ, एडवाइस मिल सकती है, ट्रेनिंग मिल सकती है, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं दिया जाता है यहाँ पे लोकल कम्युनिटीज़ को। बस एक स्टेटस मिल जाता है, उससे वो एरिया पॉपुलर हो जाता है। पहला स्टेटमेंट सही है, गलत है, पहला स्टेटमेंट गलत है। टू आइडेंटिफाई एंड सेफगार्ड इको फ्रेंडली ट्रेडिशनल फार्म प्रैक्टिसेस, मतलब पुरानी जो ट्रेडिशनल फार्म प्रैक्टिसेस उनको आइडेंटिफाई करना, उनके साथ जो लैंडस्केप जुड़े हुए हैं उनको आइडेंटिफाई करना, और उसके साथ जो एग्रीकल्चर बायोडाइवर्सिटी है और नॉलेज सिस्टम है उसको आइडेंटिफाई करके सेफगार्ड करना। यस। अब देखो ये कितना जनरल स्टेटमेंट है। तो जब आप पीवाईक्यू प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपको नॉलेज ही नहीं बढ़ेगी, आपका पर्सपेक्टिव इस चीज में पूरी तरीके से क्रिस्टलाइज हो जाएगा कि कौन से स्टेटमेंट जनरल हो गए, कौन से स्टेटमेंट स्पेसिफिक हो गए और किस में छेड़छाड़ के ज़्यादा चांस होते हैं। मतलब आपको ये पता चलने लग जाएगा कि इस स्टेटमेंट में क्या कुछ छेड़छाड़ हुई है। एक मतलब इनर व्यू बनता चले जाएगा आपका चीज़ों को समझने का। थर्ड स्टेटमेंट, जीआई टैग देगा, जीआई टैग देने का इरादा है एफएओ का इस स्टेटस के थ्रू। जो भी एरियाज में स्टेटस मिला है ना उनके एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की सारी वैरायटी को, नहीं कोई जीआई टैग वीआई टैग देने की बात नहीं होती इसमें, जीआई टैग का अलग ही अपना मामला है। टू ओनली करेक्ट आंसर है। जीआई टैग 10 साल के लिए दिया जाता है। पिछली वीडियो में मैंने समझाया जीआई टैग के बारे में, बहुत अच्छे से समझाया। कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी ब्रह्मपुत्र की? दिबांग, कामेंग, लोहित। यस, तीनों ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है। ब्रह्मपुत्र के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। ये आपके सामने क्या है? ये आपके सामने ब्रह्मपुत्र रिवर है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हो तिब्बत से आ रही है, और तिब्बत इसको कहते हैं सांगपो द प्योरीफायर। जब एंटर होती है नॉर्थ ईस्ट में तो इसको दिहांग सियांग कहते हैं, और कामेंग, लोहित इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। आप देख सकते हैं इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज है, दिबांग, सियांग, लोहित, धनसारी, कपिला, सुबानश्री, कामेंग, मानस, संकोशी। ठीक है, तो आपको याद रखना है। ऐसे आपको जो मेजर गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, यमुना, इन सब की ट्रिब्यूटरीज के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, और आप भी इस तरीके के मैप बना सकते हैं। कोर बैंकिंग सॉल्यूशन कई बार न्यूज में दिखाई देता है, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इसको डिस्क्राइब करता है? इट इज अ नेटवर्किंग ऑफ बैंक्स ब्रांचेस which enables customers to operate their accounts from any branch of the bank। कहने का मतलब ये है कि एक नेटवर्किंग सिस्टम है ये बैंक की ब्रांचेस का, जिसमें सारी ब्रांचेस कनेक्ट हो जाएंगी एक दूसरे से। उससे क्या होगा, कोई भी जो इंसान होगा वो किसी भी ब्रांच में जाके अपनी सर्विसेज अवेल कर सकता है। मतलब जरूरी नहीं है कि जिस ब्रांच में उसका अकाउंट खुला था उसी ब्रांच में उसका सारी सर्विसेज मिले। कोर बैंकिंग सोल्यूशन की हेल्प से किसी भी ब्रांच में जाके सर्विसेज ले सकता है बैंक की वो। बिल्कुल, ये स्टेटमेंट सही है, इसका यही ऑब्जेक्टिव है। इट इज एन एफर्ट टू इंक्रीज आरबीआई का कंट्रोल ओवर कमर्शियल बैंक ना। आरबीआई का कंट्रोल कमर्शियल बैंक पे इंक्रीज करने का इसका कोई इरादा नहीं है।
डिटेल्ड प्रोसीजर है ये, जिसमें बैंक जिसका हाई एनपीए है वो दूसरे बैंक को दे देगा। ये सारा जो एनपीए है वो दूसरे बैंक के पास चला जाएगा, ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है। ठीक है, एनपीए क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। जब एक लिमिट के बाद, जो कि अराउंड 90 डेज होती है, जब किसी लोन का प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों ना आए लौट के बैंक के पास, ठीक है, तो ये एनपीए बन जाता है। 2 और 3 गलत है यहाँ पे, इसका जो आंसर होगा वो होगा 1 ओनली। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कुछ टर्म्स न्यूज में उनका ओरिजिन बताना है। अनेक्स 1 कंट्रीज कार्टेजना प्रोटोकॉल ना। अनेक्स 1 कंट्रीज के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो ये एक्चुअली में जो आपका यूएनएफसीसी है ना, उसमें कुछ कंट्रीज को माना गया है कि ये कंट्रीज इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन है, मतलब डेवलप्ड नेशन है ये लोग। तो उनकी अलग से प्लेज देखी गई, उनकी अलग से उनको टारगेट दिए गए हैं कि आप इस हद तक ग्रीन हाउस गैस एमिशन को रिड्यूस करोगे। तो ये एक इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज को स्टेटस है मिला हुआ है। एनेक्स 1 कंट्रीज उन कंट्रीज को कहते हैं जो इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज हैं, जो ओईसीडी जो ग्रुप है आपका, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, उसको बिलोंग करती हैं, जिनकी अलग अलग अपने टारगेट्स हैं। कार्टेजना प्रोटोकॉल से रिलेटेड ये नहीं है। कार्टेजना प्रोटोकॉल आपका सीबीडी से रिलेटेड है, कन्वेंशन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, वो से रिलेटेड नहीं है। नागोया प्रोटोकॉल भी आपका सीबीडी से रिलेटेड है, बट ये जो कार्बन एमिशन रिडक्शन है ना, ये फिर से कह रहा हूँ यूएनएफसी से रिलेटेड है। ठीक है, ये तीनों आपके यूएनएफसी से रिलेटेड है, याद रखना है आपको। बट ये जो कार्टेजना प्रोटोकॉल और नागोया प्रोटोकॉल है, ये सीबीडी से रिलेटेड है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। और क्योटो प्रोटोकॉल आपका यूएनएफसी से रिलेटेड ही है, यानी जो मैच कर रहा है वो कल 3 मैच कर रहा है। और क्लैरिटी के साथ आपको समझाने की कोशिश करता हूं। कार्बन एमिशन कम करना है, ये यूएनएफसीसी का टारगेट है। तो इसके लिए इसने एक मैकेनिज्म निकाला जिसको कहते हैं क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। उसके अंदर ये कुछ प्रोटोकॉल्स डेवलप करता है। तो उसमें एक प्रोटोकॉल है क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है। और उसके अंदर कुछ कंट्रीज को माना गया कि इंडस्ट्रियलाइज नेशन है, कुछ नॉन इंडस्ट्रियलाइजेशन है, उनके लिए अलग अलग टारगेट सेट किए गए हैं। और जो भी वो टारगेट अचीव करता है उसको सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन का सर्टिफिकेट दे दिया जाता है, टैग दे दिया जाता है कि भाई इसने इतना कार्बन एमिशन रिड्यूस कर लिया। ठीक है, तो ये तीनों यहाँ पे इस तरीके से काम करता है क्योटो प्रोटोकॉल के साथ मिलके। ठीक है, तो ये दो अलग है, कार्टेजना प्रोटोकॉल, नागोया प्रोटोकॉल, इसलिए यहाँ पे जो मैच कर रहा है वो कर रहा है 3 ओनली। थोड़ा नहीं समझ आया तो पॉज करके फिर से देखिएगा, चीजें बिल्कुल मैंने क्लैरिफाई कर दी है उसमें। बायो इन्फॉर्मेटिक्स की बात हो रही, बायो इन्फॉर्मेटिक्स के कंटेक्स्ट में जो ट्रांसक्रिप्टोमिक्स है उसको बारे में बताना है कि क्या चीज है। तो ये है रेंज ऑफ एंजाइम्स यूज्ड इन जीनोम एडिटिंग, या फुल रेंज ऑफ एमआरएनए मॉलिक्यूल्स एक्सप्रेस्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म, या डिस्क्रिप्शन ऑफ मैकेनिज्म ऑफ जीन एक्सप्रेशन, या मैकेनिज्म ऑफ जेनेटिक म्यूटेशंस टेकिंग प्लेस इन सेल्स। इसका जो आंसर है वो है बी। किसी भी सेल और टिश्यू में जो रेंज ऑफ आपके एमआरए मॉलिक्यूल्स है उसको बताता है इन ट्रांसक्रिप्टोम में। उसको हम डिफाइन ऐसे करते हैं, ट्रांसक्रिप्टोम का मतलब क्या है, जो भी किसी सेल या टिश्यू में एमआरएनए मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स का क्या मतलब है, जब आप कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हो बायोलॉजी में रिसर्च करने के लिए। ठीक है, मतलब कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है बायोलॉजी में, बायोलॉजिकल फील्ड में। मिशन इंद्रधनुष की बात हो रही है, क्यों लॉन्च किया गया था? प्रेग्नेंट वुमेन और चिल्ड्रन की इम्यूनाइजेशन के लिए। इम्यूनाइजेशन का मतलब है वैक्सीन देने के लिए। ठीक है, फुल इम्यूनाइजेशन विद ऑल अवेलेबल वैक्सीन फॉर चिल्ड्रन अप टू 2 years एंड प्रेग्नेंट वुमेन। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द एम ऑफ ग्रीन इंडिया मिशन। ग्रीन इंडिया मिशन का एम क्या है? इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स को इनकॉर्पोरेट करना है, इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स और कॉस्ट दोनों को इनकॉर्पोरेट करना है यूनियन और स्टेट बजट में, ग्रीन अकाउंटिंग इंप्लीमेंट करने के लिए नहीं। ऐसा कुछ भी इसका एम नहीं है। सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन लॉन्च करना है एग्रीकल्चर आउटपुट को बढ़ाने के लिए, ताकि फूड सिक्योरिटी बनी रहे फ्यूचर में, नहीं। सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन लॉन्च करने का भी कोई इसका मकसद नहीं है। रिस्टोर करना, री इनहेंस करना फॉरेस्ट कवर को, क्लाइमेट चेंज से निपटना, ये सब इसमें बात होती है। बिल्कुल इसमें फॉरेस्ट और ट्री कवर को बढ़ाने की बात है टू द एक्सटेंट ऑफ 5 मिलियन हेक्टेयर्स।
और क्वालिटी भी बढ़ाने की बात है टू अनदर 5 मिलियन हेक्टेयर्स। फिर लाइवलीहुड इनकम भी प्रोवाइड कराने की बात हो रही है, इसमें इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड कराने की बात हो रही है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ अडेप्टेशन एंड मिटिगेशन मेजर्स है। थर्ड स्टेटमेंट सही है यहाँ पे। इसका जो आंसर होगा वो होगा 3 ओनली। विद रेफरेंस टू प्री पैकेज्ड आइटम्स इन इंडिया, प्री पैकेज्ड आइटम्स की बात हो रही है, तो ये मैंडेटरी है मैन्युफैक्चर के लिए कि कोई इंफॉर्मेशन उसको अपने लेबल पे डालनी पड़ेगी। जो भी फूड प्रोडक्ट्स हैं उस पर कोई इंफॉर्मेशन उसको डालनी ही पड़ेगी। तो कौन सी इंफॉर्मेशन है जो मैंडेटरी है कि ये डालनी पड़ेगी? लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स इंक्लूडिंग एडिक्टिव, मतलब जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं उस प्रोडक्ट में उसके बारे में लिखना पड़ेगा। न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन या रिकमेंडेशन जो मेडिकल प्रोफेशन में किसी ने दी है कोई भी एलर्जी के रिएक्शन के लिए, कि इस रिएक्शन की पॉसिबिलिटी हो सकती है उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करने के लिए, और कोई वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन फूड है वो बताने के लिए। तो ये तो आपको पता है कि किसी भी पैकेट में ग्रीन और रेड का साइन होता है उसको वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन बताने के लिए। इतना क्लियर है कि यहाँ पे 4 सही है। ठीक है, तो जब 4 सही है तो आपका बी और सी और डी में से आंसर होगा। अब आप मुझे बताओ, कोई भी आप बाजार से सामान लाते हो, कॉमन सेंस है, खाने की चीज़ लाते हो, तो उसमें सारी कैलोरी, सारा कितना शुगर वगैरह सब उसमें लिखा रहता है। तो इंग्रेडिएंट्स तो लिखे हुए रहते हैं, तो 1 और 4 यहाँ पे सही है। तो इसमें जो आंसर आपका होगा वो सी और डी में से होगा, क्योंकि 1 और 4 इसमें ही आ रहे हैं। अब कभी भी आप अगर जाते हो तो ऐसा कभी नहीं लिखा रहता कि ये बीमारियां, ये एलर्जिक रिएक्शन होने के चांसेस हैं। कोई रिकमेंडेशन नहीं होती है ऐसी, वरना लोग खाना ही बंद कर देंगे। ठीक है, न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन होती है, न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन ऑफ कोर्स होती है। तो 2 होती है, 3 नहीं होती। आंसर होगा इसका 1, 2 एंड 4। प्रोजेक्ट लून, प्रोजेक्ट लून न्यूज में रहता है। क्या है ये प्रोजेक्ट लून? एक्चुअली रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, जो वैसे तो गूगल ने चलाया था बट गूगल ने बंद कर दिया, ताकि रूरल और रिमोट एरियाज में इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड की जा सके वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू। नेट मीटरिंग न्यूज में रहती है। क्या है ये, किस चीज की बात हो रही है इसमें? देखो, नेट मीटरिंग एक्चुअली क्या है, बिलिंग मैकेनिज्म है। मतलब कई बार क्या होता है, सोलर सिस्टम के जो ओनर होते हैं, जो लोग सोलर एनर्जी सिस्टम लगा के रखते हैं, कई बार उनके पास सरप्लस एनर्जी बच जाती है। सरप्लस एनर्जी को वो बेच देते हैं, पैसा कमा लेते हैं, क्रेडिट कमा लेते हैं। तो नेट मीटरिंग उसी को ही मॉनिटर करने में काम आती है। तो सोलर एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रही है हाउस होल्ड कंज्यूमर्स के द्वारा, उसका अगर जो भी सरप्लस प्रोड्यूस हो रहा है उसके क्रेडिट मैकेनिज्म में काम आती है नेट मीटरिंग। इंडिया की जो रैंकिंग है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कई बार न्यूज में रही है, तो कौन रिलीज करता है ये? वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी, याद रखना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38। बंजारा मिडिवल पीरियड में जो न्यूज में थे, अब मिडिवल पीरियड में जो थे वो बंजारा कौन थे? ट्रेडर्स थे। ठीक है, बंजारा वैसे काफी बार न्यूज में रहे हैं। मतलब अभी देखा गया है कि बंजारा पहले ट्रेडर्स थे और अब ये कुछ और, अब ट्रेडिंग कम्युनिटी नहीं है, अभी हर्डिंग कम्युनिटी है। ये चरवाहे बन गए हैं बंजारा, पहले ट्रेडर्स थे ये, तो काफी न्यूज में रहा है ना। है टर्म ये मिडिवल पीरियड का, बट अभी न्यूज में इसलिए भी पूछा गया था ये। 39, क्वेश्चन नंबर 39। किसने डेसिफर की थी एडिक्ट्स ऑफ एम्पर अशोका? अशोका की जो एडिक्ट्स थी वो सबसे पहले किसने डेसिफर की थी? ये की थी जेम्स प्रिंसेप ने। ठीक है, जेम्स प्रिंसेप ने इसको डेसिफर की थी। अशोका, अशोका आपको पता है, अशोका वॉज द सन ऑफ बिंबिसारा, बिंदुसारा। ठीक है, बिंदुसारा का सन था। इसके और नाम भी थे, जैसे पियादासी। ठीक है, पियादासी हो गया, या देवनम प्रिया हो गया। बैटल ऑफ कलिंगा लड़ा था अशोका ने 261 बीसी में। जेम्स प्रिंस से पहले शख्स थे जिन्होंने इसकी एडिक्ट्स को डेसिफर किया। डेसिफर मतलब डिकोड किया कि क्या लिखा हुआ है। कब किया? 1837 में। ठीक है, याद रहना चाहिए आपको। मैक्स मुलर, मैक्स मुलर तो बहुत फेमस है। क्यों? क्योंकि ये जो एंशिएंट टेक्स्ट थे एशिया के, उनको ट्रांसलेट करते थे इंग्लिश में। जैसे हितोपदेश, हितोपदेश, हितोपदेश को इन्होंने जर्मन में ट्रांसलेट किया था। ठीक है,
जर्मन में ट्रांसलेट किया था, संस्कृत से जर्मन में। और विलियम जोन्स तो वैसे भी बहुत फेमस थे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जज थे ये, ठीक है। तो जेम्स प्रिंसप के बारे में आपको याद रखना, जेम्स प्रिंसप ने आपके जो ब्रह्मी स्क्रिप्ट है और खरतोशी जो स्क्रिप्ट है उनको भी डिसेफर किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 40, ग्राम न्यायालय एक्ट की बात हो रही है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ग्राम न्यायालय के संदर्भ में? ग्राम न्यायालय केवल सिविल केसेस सुन सकते हैं, क्रिमिनल केसेस नहीं सुन सकते। गलत, दोनों सुन सकते हैं। ये एक्ट अलाउ करता है सोशल एक्टिविस्ट को मेडिएटर और रिकंसिलेटर का रोल प्ले करने में। यस, मेडिएटर मतलब समझौता करवाने में। जैसे दो लोगों की लड़ाई हो गई, दो पार्टी के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है, ए और बी, दोनों के बीच में समझौता करवाना है, ठीक है, मेडिएशन करना है, तो लोकल एक्टिविस्ट का यूज लिया जाता है। बिल्कुल, लोकल एक्टिविस्ट को बुलाया जाता है, बोलता है समझौता करवाओ। टू ओनली सिविल केसेस और क्रिमिनल केसेस दोनों से हैंडल होते हैं, ध्यान रखना। ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप की बात हो रही है। इट इज एन एग्रीमेंट अमॉन्ग ऑल द पैसिफिक रिम कंट्रीज एक्सेप्ट चाइना रशिया। नहीं, सारी पैसिफिक कंट्रीज नहीं शामिल है इसमें, पैसिफिक रिम कंट्रीज सारी शामिल नहीं है इसमें। इसमें 12 पैसिफिक रिम नेशन शामिल है, जो हमको जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि इंडिया इसका एक मेंबर नहीं है। बट फिर भी अगर आप जानना चाहें कुछ मेजर कंट्रीज जैसे यूएस, कनाडा, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया हो गया, मलेशिया हो गया, ये सब है, ठीक है। बट सारी नहीं है, 12 कंट्रीज हैं, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। स्ट्रेटेजिक अलायंस है, मैरीटाइम सिक्योरिटी ओनली। ये क्वेश्चन फिर से कुछ याद आ रहा होगा आपको, एक क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है जिसमें मैरीटाइम सिक्योरिटी ओनली लिखा हुआ था। स्टेटमेंट गलत है ये। मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए ही नहीं कोई ऑर्गेनाइजेशन बनता है, बहुत सारे पर्पज होते हैं, ठीक है। तो उसका आंसर होगा नाइदर वन नॉर टू, ओनली एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट भी है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इंडिया अफ्रीका समिट 2015 में हुई थी, थर्ड समिट इसकी। पहली बार हुई थी 1951 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, नहीं, पहली बार हुई थी 2008 में। इसका आंसर होगा वन ओनली। क्या पर्पज है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लैंडिंग रेट का, एमसीएलआर का? एक्चुअली गाइडलाइंस होती हैं जो बैंक इंटरेस्ट रेट डिसाइड करते हैं अपने लोन पे, कितना इंटरेस्ट रेट चार्ज करना है, तो वो इंटरेस्ट रेट कैसे चार्ज कर रहे हैं उसकी मेथोडोलॉजी में ट्रांसपेरेंसी लाने का काम करती हैं। बिल्कुल सही। ये गाइडलाइंस हेल्प करती हैं बैंक क्रेडिट की अवेलेबिलिटी इंश्योर हो जाए उस इंटरेस्ट रेट पे जो बोरोवर्स और बैंक दोनों के लिए फायदेमंद हो। बिल्कुल, एमसीएलआर एक्चुअली एक तरह का फ्रेमवर्क होता है जो हेल्प करता है बैंक को डिसाइड करने में कि क्या इंटरेस्ट रेट चार्ज करनी है, ठीक है। तो आर्बिट्ररी तरीके से चार्ज नहीं कर देते कि आज बैंक को लगा चलो आज इतने की ब्याज दर लगा देते हैं, इतने का आज ब्याज वसूलते हैं कस्टमर से, नहीं, पूरा प्रॉपर सिस्टम होता है एमसीएलआर का। बार बार अपडेट भी होता रहता है, तो न्यूज़पेपर डेली पढ़िएगा, इसको फॉलो करिएगा। खराई कैमल के बारे में लिखा हुआ है, क्या कौन सा स्टेटमेंट सही है यहाँ पे? स्विमिंग के लिए कैपेबल है ये 3 किलोमीटर तक सी वाटर के अंदर। यस, मैंग्रूव्स को खाते हैं ये, मैंग्रूव्स पे चढ़ते हैं, बिल्कुल सही। मैंग्रूव्स तो प्राइमरी फूड है इनका। वाइल्ड में रहते हैं, डोमेस्टिकेट नहीं किया जा सकता, गलत। फिर एक्सट्रीम स्टेटमेंट, कैन नॉट बी डोमेस्टिकेटेड, डोमेस्टिकेट नहीं कराया जा सकता, इनको क्यों नहीं कराया जा सकता? पालते हैं भाई खराई कैमल को पाला जाता है, डोमेस्टिकेट किया जाता है, ठीक है। और ये कैमल्स की देखो ऐसे 9 ब्रीड्स होती हैं, तो उनमें से एक है ये। और जो भुज एरिया है आपका गुजरात में, वहाँ पे ये ज़्यादा मिलते हैं। बिल्कुल एक्सट्रीम क्लाइमेट में रह सकते हैं, हाई सैलिनिटी में। मैंग्रूव्स को खाते ही हैं, 3 किलोमीटर तक तैर सकते हैं। लॉन्ग एंड थिन लेग होते हैं, स्मॉल फीट होती है, राउंडेड बैक होती है। तो और कैमल से थोड़े से अलग होते हैं, आप अगर फोटो देखोगे ना इनकी, तो और जो कैमल्स होते हैं उनके थोड़े से अलग होते हैं, इनकी राउंडेड बैक होती है, स्मॉल फीट होते हैं, ठीक है। बट ये डोमेस्टिकेट किए जाते हैं, कुल मिला के बात ये है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 1 और 2 ओनली। रिसेंटली कुछ साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था एक नई स्पीसीज बनाना की जो कि हाइट 11 मीटर तक जाती है, जिसकी उसका ऑरेंज कलर्ड फ्रूट पल्प है। कहाँ से डिस्कवर किया? अंडमान आइलैंड। अब ये ठीक है, ये क्वेश्चन 2016 का है तो काफ़ी पुराना न्यूज़ है, पुरानी रिसर्च है, बट आप न्यूज़पेपर में ऐसी जो स्पीसीज़ की डिस्कवरीज है फॉलो करते रहिए। काफ़ी बार पूछ लिया जाता है, जैसे अभी अपन ने देखा जस्ट क्वेश्चन, वैसे पूछ लिया जाता है, तो फॉलो करते रहिए। स्पीसीज़ का नाम भी याद रखिए जो भी न्यूज़ में रहती है। आईएनएस अष्टरधनी
इंडियन नेवल स्टेशन, आईएनएस की फॉर्म होती है इंडियन नेवल स्टेशन, जहाँ पे नेवी की यूनिट्स रहती हैं। तो अष्टाधरिणी आईएनएस शिप्स भी होती हैं। तो ये न्यूज़ में है, तो इसका क्या बेस्ट डिस्क्रिप्शन है, क्या ही है, टोरपीडो लॉन्च और रिकवरी वेसल है। एम्फीबियस वारफेयर शिप का मतलब होता है कि ये आपका नेवी और आर्मी दोनों के सपोर्ट के लिए होता है, लैंड और वाटर फोर्सेस दोनों के लिए होता है एम्फीबियस वॉरफेयर शिप। न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, सबमरीन नहीं है वैसे, सबमरीन होती है पता है आपको, जो पानी के अंदर पनडुब्बी होती है ना, पानी के अंदर से हमला करती है। न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर, ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर जो न्यूक्लियरी पावर्ड है, जो न्यूक्लियर वॉरहेड लेके जा रहा है। तो आईएनएस अष्टादिनी जो है आपका, वो टोरपीडो लॉन्च और रिकवरी वेस्टल। टोरपीडो लॉन्च, टोरपीडो क्या होता है, टोरपीडो एक तरह का बॉम्ब होता है, सबमरीन से छूटता है, जो सबमरीन से लॉन्च किया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपका, इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा सी। ग्रीज्ड लाइटनिंग 10 GL10 न्यूज में क्या ही है, ये इलेक्ट्रिक प्लेन है जो टेस्ट किया गया था नासा के द्वारा। अब देखो, जब भी ऐसे टर्म न्यूज में हो, कोई भी वीपन हो, कोई भी आपका एयरक्राफ्ट कैरियर हो, इस तरह के टर्म अगर है न्यूज़पेपर में आए हैं, लिख लो साइड में, और क्या है वो लिख लो, इससे ज़्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो अगर जिन्होंने पढ़ा होगा GL10 क्या है और हल्के से एक दो लाइन पढ़ी होगी न्यूज़ की, तो ये पता चल गया होगा नासा के द्वारा टेस्ट किया हुआ इलेक्ट्रिक प्लेन है। तो आंसर हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक प्लेन टेस्टेड बाय नासा, ऑप्शन है। एक इनिशिएटिव की यहाँ पे बात हो रही है, इनिशिएटिव फॉर न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी थ्रू इंटेंसिव मिलेट प्रमोशन, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ये इनिशिएटिव एम करता है कि प्रोडक्शन और पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजीज इम्प्रूव हो और वैल्यू एडिशन टेक्निक्स डेमोन्स्ट्रेट की जाए इंटीग्रेटेड मैनर में, क्लस्टर अप्रोच में। क्लस्टर अप्रोच का मतलब है बहुत सारी एरियाज को एक जगह एक तरीके से इंटीग्रेटेड मैनर में डेवलप किया जाए। पुअर स्मॉल और मार्जिनल ट्राइबल फार्मर्स को फोकस किया जा रहा है इसमें। इसका जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है वो ये है, फार्मर्स को इंकरेज करना कि वो कमर्शियल क्रॉप से मिलेट कल्टीवेशन में शिफ्ट हो जाए। अब ये स्टेटमेंट थोड़े पढ़ने में लंबे लग रहे होंगे, लेंदी लग रहे होंगे, बट यही तो यूपीएससी की ट्रिक है, लंबे लंबे स्टेटमेंट देके कंफ्यूज कर देना। बहुत ध्यान से पढ़ना है। फार्मर्स को इंकरेज करता है कमर्शियल क्रॉप से मिलेट कल्टीवेशन में शिफ्ट करने के लिए। क्यों कमर्शियल क्रॉप से मिलेट कल्टीवेशन में क्यों शिफ्ट करने के लिए बोलेगी ये स्कीम? कमर्शियल क्रॉप्स बहुत जरूरी है, हमारी जो फूड सिक्योरिटी है वो कमर्शियल क्रॉप से बनी हुई है भाई। तो कैसे बोल देगी कि शिफ्ट कर जाओ, मिलेट कल्टीवेशन बढ़ाओ, बिल्कुल बढ़ाओ, बट शिफ्ट करने के लिए नहीं बोल रही है। यहाँ पे जो थर्ड स्टेटमेंट है वो यहाँ पे कंप्लीटली गलत है। इसका जो आंसर होगा वो होगा 1 and 2 ओनली। हालांकि मिलेट प्रोडक्शन बढ़ाने की बात हो रही है, डिमांड बढ़ा के, नई नई टेक्नोलॉजी ला के, बट इस तरीके से नहीं कि कंप्लीटली शिफ्ट कर जाओ, है ना। प्रोडक्शन बढ़ाएंगे मिलेट्स का, थोड़ा प्रोसेसिंग से, वैल्यूएडिशन टेक्निक से, बट शिफ्ट नहीं करेंगे। तो आंसर होगा 1 and 2 ओनली। स्वदेशी और बाइकआउट अडॉप्ट किए गए थे मेथड्स ऑफ स्ट्रगल पहली बार कौन से मूवमेंट में? तो पार्टीशन ऑफ बंगाल का जो उसके अगेंस्ट जो एजिटेशन हुआ था उसमें 1903 में अनाउंस हुआ था पार्टीशन ऑफ बंगाल, 1905 में इंप्लीमेंट हो गया था, 1911 में एनुअल हो गया था, कैंसिल हो गया था। ठीक है, तो इसमें आपका जो स्वदेशी मूवमेंट है वो आया था। 1907 में सूरत सेशन हुआ था जिसमें मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट जो है लड़ाई कर लिए थे, डिस्प्यूट हो गया था, उनके बीच में स्प्लिट हो गया था। याद रखना है आपको, पार्टीशन बंगाल के खिलाफ जो एजिटेशन हुआ था उसमें स्वदेशी एंड बाइकआउट का यूज किया गया था पहली बार। रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया की बात करें तो कुछ स्टेटमेंट है बुद्धिज्म के ऊपर है। कॉन्सेप्ट जो है बोधिसत्व का वो बुद्धिज्म के हीनाना सेक्ट से आता है, गलत। बोधिसत्व पहले तो क्या ये समझो, बोधिसत्व एक तरीके का बुद्धिज्म में वो पर्सन होते हैं जो इनलाइटमेंट निर्वाणा अचीव करना चाहते हैं, करना चाहते हैं, उस पथ पे है, रास्ते में, अभी किया नहीं है। जब वो कर लेंगे तो क्या बन जाएंगे? बुद्धा। बट किया नहीं है अभी। दे सीक टू अचीव इनलाइटमेंट बट दे आर स्टिल ऑन द पाथ। वो अचीव नहीं किया उस चीज को। ये चीज आपके हीनायाना में नहीं है यार, ये चीज आपके महायाना में है। ठीक है, महायाना हीनाया के बीच का डिफरेंस अभी पढ़ेंगे, बट अभी इतना याद रख लो, हीनायाना सेक्ट नहीं, महायाना सेक्ट है। पहला स्टेटमेंट गलत। बोधिसत्व कंपेशनेट होता है अपने रास्ते में, जो रास्ता इनलाइटमेंट की तरफ उसको लेता हुआ जाता है। कंपेशनेट का मतलब क्या होता है? बोधिसत्व ये चाहते हैं कि हम ही नहीं बढ़े इनलाइटमेंट की तरफ, हमारे साथ जितने भी लोग हैं हम सबको लेके जाए, कम्युनिटी साल्वेशन हो। ठीक है, तो पहला दूसरा स्टेटमेंट सही है। बोधिसत्व खुद का उल्टा, खुद का साल्वेशन, साल्वेशन मतलब इनलाइटमेंट, निर्वाणा, मोक्ष, उसको डिले कर सकता है दूसरों को हेल्प करने के लिए उस चीज में। बिल्कुल बोधिसत्व का यही फीचर है
कम्युनिटी साल्वेशन, सबको मिला के मोक्ष की ओर लेके जाना है। 2 and 3 ओनली इसका सही आंसर होगा। हीनायाना महायाना, देखिए जो हीनायाना है ना वो ओल्ड स्कूल है, महायाना न्यू स्कूल है। हीनायाना कहता था, हीनायाना स्कूल के जो मेंबर होते थे, हीनायाना जो सेक्ट होता था उसके मेंबर मानते थे कि जो बुद्धा है वो आम इंसान है, भगवान नहीं है, और उनकी कोई मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए, उनको भगवान जैसा मत दिखाओ। महायाना स्कूल के लोग कहते थे नहीं, बुद्धा इज गॉड, हमें वहां तक पहुंचना है, वो हमसे काफी ऊपर है, इंसान नहीं है नॉर्मल, इसके लिए सबको बोधिसत्व बनना पड़ेगा, जो बोधिसत्व है वो औरों को मदद करेगा बोधिसत्व बनने में, मतलब उस पाथ में जाने में। ठीक है, तो हीनायाना महायाना का ये फर्क है सबसे बेसिक, ऐसे तो बहुत सारे फर्क हैं। ठीक है, तो ये आपको पढ़ना है, बेसिक चीज याद रखनी है, इसलिए तो बोधिसत्व का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका हीनायाना से रिलेटेड नहीं है, महायाना से। इसका जो आंसर होगा वो होगा 2 and 3 ओनली। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।